हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। एंड आपने भी कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सुना होगा। एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिरकार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, हम बात करते हैं कि भाई अर्थ है या फिर कोई पत्थर है या फिर जो न्यूटन की फिजिक्स है, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड होती है। लेकिन जब से एटम की डिस्कवरी हुई, शुरुआत में जे थॉमसन का जो मॉडल है, एंड उसी को बाद में गलत साबित करके जो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट जो आप भी जानते हो, वो किया। एंड उसके बाद और तरक्की हुई एंड नील्स बोर का वन ऑफ द फेमस बोहर्स मॉडल अबाउट अटोमिक स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद में जहाँ से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है, एंड जहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इट इज़ अ क्वांटम पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है, इट इज़ समथिंग मिक्स, तो वहाँ से क्वांटम की शुरुआत होती है। एंड क्वांटम फिजिक्स में जो आप बोल सकते हो कि जो बेसिस बनाता है वो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या इट इज़ इम्पोर्टेंट। बट वहीं पर हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो, हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिरकार हमने इसके बारे में गलत परसेप्शन क्यों ले लिया है। देखो, जब भी हम स्कूल में शुरुआत में जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाते हैं टीचर्स, तो हमें बोलता है कि थिंक अबाउट दिस कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी चीज़ की अगर पोजीशन सही से जान पाए, कि अगर हम पता लगा पाए कि अगर वो एग्जैक्टली कोई जो है ना क्वांटम पार्टिकल अगर यहाँ पे है, तो हम उसकी मोमेंटम के बारे में नहीं पता लगा सकते, कि उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं बना सकते, उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड उसको समझाने के लिए टीचर्स ऐसा एग्जांपल देते हैं कि सपोज़ इलेक्ट्रॉन है एंड स्पिनिंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड अगर हम उसको देखना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाना चाहते हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है उस पर ऑब्वियसली बात हमें लाइट डालनी पड़ेगी, तभी हम देख पाएंगे। एंड लाइट डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन तो बता देंगे, बट हम उसकी वेलोसिटी के बारे में, मोमेंटम के बारे में उतने सर्टन नहीं होंगे, उसमें अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड यहीं पे एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं ओके, सो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास ही कोई टेक्निक नहीं है कि हम पता लगा पाए। बट दिस इज़ कंप्लीटली फॉल्स। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है। आज से करोड़ों साल बाद भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये नेचर का लॉ है कि हम क्वांटम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये जो क्वांटम पार्टिकल्स है, उनके अगर हम पोजीशन को अगर हम प्रिसाइजली पता लगाएंगे, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। एंड अब जब हम इसका समझते हैं कि ओके, सो दिस इज़ वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और यू आर सेइंग क्वांटम पार्टिकल्स, बट लेकिन इस प्रिंसिपल का पीछे जो ये प्रिंसिपल इतना ज़रूरी क्यों है। देखो, शुरुआत में जब रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तो उन्होंने उनमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यस, एंड उसी समय हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो हमें पता है मैकेनिक्स में कि भाई अगर कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, वो एक्सेलरेटेड है, उसकी इट हैज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है और कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है, तो वो हमेशा एनर्जी लूज़ करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EM वेव प्रोड्यूस करता है। तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज़ करके न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाना चाहिए। एंड इसी कारण जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। ये उसको समझा नहीं पाया कि आखिरकार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम एटम तो स्टेबल है, तभी तो लाइफ है, क्योंकि हर चीज़ एटम से बनी है और एटम स्टेबल है, और आप उसकी स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं पा रहे हो। एंड उसकी स्टेबिलिटी को समझाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सपोज हम इसको ऐसे समझे कि भाई आखिरकार क्यों इलेक्ट्रॉन
फॉल नहीं कर जाता न्यूक्लियस में। आखिरकार इलेक्ट्रॉन क्यों, अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो आखिरकार क्यों वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं कर जाता, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे अगर मान लो कि भाई ये यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एंड आप बोल रहे हो कि अगर वो एनर्जी लूज़ करके सपोज वो धीरे 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 न्यूक्लियस की ओर गिरता जा रहा है, तो यहाँ से सोचो कि क्या जैसे 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 इलेक्ट्रॉन दूर था और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आ रहा है, क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घट रही है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कहीं पे भी पाया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा हमें प्रिसाइजली पता चलेगा ओके इलेक्ट्रॉन की अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घट रही है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसी भी क्वांटम पार्टिकल की घट जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर उसकी जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी हम उसका पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो वो न्यूक्लियस में अल्टीमेटली गिरेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो गिर रहा है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो रही है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जा रही है। अब उसकी वेलोसिटी रेंडम है, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किधर है। एंड दिस इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल।